हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल फ्लो ग्राफ्स यानी कि एसएफजी के बारे में। तो इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं कंट्रोल सिस्टम में, और ख़ास तौर पर ब्लॉक डायग्राम्स के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर्स और ईजी हो जाए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन वगैरह और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप आने वाले एग्जाम्स के लिए वो भी आपके इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है विंडो के, उसको आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसके बगल में उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको लेसन्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ्स की, ठीक है। यानी कि अभी तक जैसे कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा तो हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की बात की थी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो एसएफजी क्या है, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, ये एक दूसरा मेथड है किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, कोई भी आपका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का, ठीक है। उसी के साथ साथ ये डिस्प्ले करता है आपके ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। मतलब सिग्नल का सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है ये जनरली आपको ग्राफिकली इसमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली डेफिनेशन के तौर पर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब जब किसी भी कंट्रोल सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को, तो इन्हीं इक्वेशन को यूज़ किया जाता है ड्रॉ करने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ्स को, ठीक है। यानी कि लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ को डिज़ाइन करेंगे या फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इन इक्वेशंस में जैसे कि आपको पता है कि जो भी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उनमें क्या होते हैं आपके, उसमें आपके डिपेंडेंट और उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ ही रखा है। और जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ की अगर बात करें तो इन वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक छोटे से सर्किल से, ठीक है, इस तरीके से सर्किल से, और इसे हम कहते हैं नोड्स, ठीक है। और इन नोड्स के बीच में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो इस लाइन को हम कहते हैं ब्रांच, ठीक है। और ये जो लाइन है ये बेसिकली डिफाइन करती है कि इन दोनों नोड्स के बीच में रिलेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये सपोज कीजिए हमारी दो नोड्स हैं, और ये जो नोड है इसका नाम है x1 और ये है x2। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस तरीके से हमने ब्रांच के थ्रू हमने दिखा दिया है। और ए इसका भी बताऊंगा मैं आपको, ये वैसे आपको पता ही है वो क्या है, गेन है सिस्टम का। तो यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन मेरी क्या ड्राइव हो जाएगी, वो होगी x2 इज इक्वल टू ए x1। अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, अगर आपने ब्लॉक डायग्राम देखा है पिछला लेक्चर हमारा, तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। यानी कि आउटपुट क्या था वहाँ पर, आउटपुट इज इक्वल टू था इनपुट इनटू गेन। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हमने गेन को लिया है इनटू इनपुट किया है, ठीक है। यानी कि अगर ये आउटपुट नोड है और ये इनपुट नोड है आपकी, तो हमने क्या किया है, इनपुट इनटू गेन किया है। यानी कि हमारी जो इक्वेशन है ये वो है x2 इज इक्वल टू ए x1, ठीक है। अब एक और आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ। ये सपोज कीजिए हमारे पास दो नोड्स हैं और ये है आपका करंट I, ये है वोल्टेज V, ये है R। तो ये हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू IR, ठीक है। कुछ आप समझ गए होंगे, ये है ओम्स लॉ। तो आई होप कि ये छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ है क्या, इसमें बेसिकली हम क्या बात करेंगे जब भी नोड्स की बात होगी, ब्रांच की बात होगी, गेन की बात होगी। तो ये सभी टर्म्स सिर्फ आपको रटे रटाए मैनर में नहीं याद होनी चाहिए, बल्कि आपको इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो
गेन की मैंने बात की थी, तो गेन को हम यहाँ पर ब्रांच गेन भी कहते हैं या फिर ब्रांच ट्रांसमिटेंस भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ्स की, उनको भी आप समझ लीजिए ताकि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे पहुँचे तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत अच्छी टर्म्स हैं, उनको आप ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल्स आप समझिए कि चाहे गेट लेवल का एग्ज़ाम हो और चाहे आपका कोई भी PSU का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से समझें। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, ये भी बहुत इजी है, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली जो टर्म है वो है आपकी इनपुट और सोर्स नोड, ठीक है। तो इनपुट और सोर्स नोड कौन सी होगी, ये सपोज कीजिए मैंने दो नोड्स ड्रॉ कर दी है, ठीक है, और ये A है, ये x1 है और ये x2 है। तो सोर्स नोड, अब ये दो नोड हैं, इनमें से सोर्स नोड आप कैसे पता लगाएंगे, तो सोर्स नोड है मेरी ये वाली, वो किस वजह से कि कोई भी एक ऐसी नोड जिससे केवल आउटगोइंग ब्रांच होगी, यानी कि इस पर कोई इनकमिंग नहीं आ रही है, इससे सिर्फ आउटगोइंग हो रही है, ये एक ब्रांच जा रही है, ठीक है। तो जिससे कोई भी ब्रांच आउटगोइंग में होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे सोर्स नोड या फिर इनपुट नोड। इसी के अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी मेरी क्या है, आउटपुट, या फिर इसे हम एक और नाम से बोलते हैं सिंक नोड, ठीक है, आउटपुट या सिंक नोड। आउटपुट और सिंक नोड में इनमें फ़र्क क्या है, ये होगी आउटपुट नोड होगी आपकी x2। इसमें फ़र्क क्या होगा, इसमें हमेशा इनकमिंग जो आपकी ब्रांचेज हैं वही होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर x2 की बात करें तो इनकमिंग ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आउटपुट और सिंक नोड। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप, वो है चेन नोड का। तो जो चेन नोड होती है उसके बारे में समझ लीजिए। चेन नोड क्या है कि ये सपोज कीजिए एक नोड, ये दूसरी नोड और ये तीसरी नोड, ठीक है, ये आपकी है इनपुट नोड, ये मैंने आपको बता दिया, और ये है आपकी आउटपुट नोड, ठीक है। तो इसको हम अगर हम x1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं और इसको x3 कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट नोड, इन दोनों के बारे में तो आपको पता लग गया। चेन नोड क्या है, चेन नोड वो है जिसकी इनकमिंग मतलब इनकमिंग ब्रांच भी होगी और आउटगोइंग ब्रांच भी होगी। तो आप इस नोड को अगर देखेंगे x2 को, तो इसमें आपकी एक इनकमिंग ब्रांच भी है और एक आउटगोइंग ब्रांच भी है, इसीलिए इसको मैं कहूँगा चेन नोड, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और जो टर्म है वो आप समझ लीजिए, वो है मेरी फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो फॉरवर्ड पाथ क्या होता है कि सपोज कीजिए काफ़ी सारी मेरी नोड्स लगी हुई हैं, सेम वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही चलेगा जो आपने ब्लॉक डायग्राम में सीखा है। यहाँ पर हम सिर्फ नोड्स और ब्रांच की टर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो अब फॉरवर्ड पाथ का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो ये मेरी नोड्स हैं x1, x2, x3, x4, ठीक है। ये आपको पता है ये इनपुट नोड हो गई है आपकी अगर इधर से जा रही हैं, ठीक है, और ये आपकी आउटपुट नोड हो गई है, ठीक है। और जो अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है फॉरवर्ड पाथ की। तो फॉरवर्ड पाथ क्या है कि इनपुट से आउटपुट नोड की तरफ जाते हुए जो भी पाथ आएगा उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड पाथ। यानी कि आप देखिए यहाँ से अगर हम एरोज़ को आप फॉलो करते जाएं तो आप इस x1 से x2 पर गए और x2 से x3, x3 से x4, ठीक है। तो ये क्या है आपका पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया, कौन सा, x1 से x2 फिर x3 और फिर इसी तरह x4। लेकिन इसका एक ही फॉरवर्ड पाथ नहीं है बल्कि इसका एक और फॉरवर्ड पाथ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो x1 से x2 फिर ये ऊपर से यहाँ पर, यानी कि x3 जो हमारी नोड थी इसको हमने इस केस में स्किप कर दिया। यानी कि जो आपका दूसरा फॉरवर्ड पाथ है वो क्या है आपका x1, फिर आप x2 पर गए और फिर x4 पर जंप किया, यानी कि ये भी। तो इसमें केस में आपके दो फॉरवर्ड पाथ हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए, जब हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये, ठीक है। तो आई होप ये सभी जो टर्म्स मैंने यहाँ पर बात की हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद भी और कुछ टर्म्स हैं वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद है आपका एक फीडबैक पाथ। जैसे हमने पीछे बात की थी ब्लॉक डायग्राम वाले में, तो उसमें भी मैंने फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। एक है अब यहाँ पर है फीडबैक पाथ या फिर आप कह लें फीडबैक लूप्स, ठीक है। तो फीडबैक पाथ या फीडबैक
लूप्स क्या हैं आपके, यहाँ पर भी आप डिज़ाइन कर दीजिए। ये आपकी सपोज कीजिए 4 नोड्स हैं, ठीक है। इनको मैंने कहा है x1, x2, x3, x4। ये आपको पता लग गया होगा x1 क्या है आपकी इनपुट नोड है और x4 क्या है आपकी आउटपुट नोड है। तो अब फीडबैक पाथ क्या है कि अगर ये सपोज कीजिए जैसे हम फीडबैक का कॉन्सेप्ट लास्ट उसमें देखते थे, ठीक है, तो x3 से लेके x2 की साइड में एक पाथ डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा पाथ, ध्यान से समझिए, कोई भी एक ऐसा पाथ कि जो यहाँ से मैंने ओरिजिनेट किया और इसी पर ही आपका टर्मिनेट हो गया लूप, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक ऐसे पाथ को देखिए भी, हम यहाँ से देखेंगे तो ये x2 से x3 पर गया, उसके बाद ये इधर से होता हुआ फिर इसी पर ही टर्मिनेट हो गया, यानी कि यहीं से ओरिजिनेट हुआ था और यहीं पर टर्मिनेट हो गया। तो उसको हम कहते हैं फीडबैक पाथ या फिर फीडबैक लूप, ठीक है। तो और इसका जो गेन हो सकता है उसको हम कह सकते हैं A1 या कुछ भी आप रख दीजिए, वो आपको बाद में क्लियर होता जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो x2, x3 और फिर से x2, ये आपका है फीडबैक पाथ या फिर फीडबैक लूप। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आप समझ लीजिए, तो उसमें क्या है कि एक है हमारा सेल्फ लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेल्फ लूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये मतलब एक तरीके समझ लीजिए जो फीडबैक लूप है उसी के एक स्पेशल नेम है। ये कैसा है कि जो एक जिसमें एक ही नोड यूज़ हो रही है, यानी कि इसी नोड से आपका स्टार्ट हो रहा है और इसी नोड पर ये फिनिश हो रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए तो एक ही नोड का हम यूज़ कर रहे हैं, इसी नोड का, तो यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और यहीं पर ही टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरीके के लूप को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सेल्फ लूप, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल में हमारे पास इतना टाइम नहीं हुआ कि इनको हम समझाएंगे, तो ये सभी कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ ताकि जब वहाँ पर बात हो तो विद इन फ्यू मिनट्स आप इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल से उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है मेरी वो है पाथ गेन, ठीक है। पाथ गेन अब क्या है, अब इसमें भी आप यही नोड्स का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी नोड्स हैं, कनेक्टेड हैं, ये है आपकी x1, ये x2, ये x3 एंड इट इज़ x4, ठीक है। और अगर ए यानी कि x1 से x2 तक का अगर गेन जो है वो a है, x2 से x3 तक का b है और यहाँ से x3 से x4 तक का c है, ठीक है। इसी तरीके से एक फॉरवर्ड पाथ आप ये भी लगा सकते हैं, इसका d मान लीजिए। तो पाथ गेन क्या है कि ये जितने भी ब्रांच गेन आ रही हैं उन सभी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं पाथ गेन, ठीक है। यानी कि पाथ अगर आप ट्रेस करें, मैंने आपको बताया x1 से x4 तक अगर आपको जाना है तो एक पाथ गेन आपका ये क्या है, ये अगर इस पाथ की मैं बात कर रहा हूँ x1, x2, x3, x4, अगर इस पाथ को लें तो इस केस में जो पाथ गेन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा जितने भी ब्रांच गेन है उन सब का प्रोडक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का ब्रांच गेन क्या है a, यहाँ से यहाँ तक का ब्रांच गेन है b और फिर है आपका c। तो पाथ गेन आपका हो गया a b c। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसी के बाद पाथ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि जैसे आपको फिर बता देता हूँ, एक पाथ आपका ये हो गया है x1, x2, x3, x4 और उसी के साथ साथ एक पाथ ये भी है आपका x1, x2 और फिर x4, ठीक है। ये भी आपका पाथ कहलाता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं जो न्यूमेरिकल में आपके यूज़ होंगी जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद है एक टचिंग पाथ, ठीक है। टचिंग पाथ का कॉन्सेप्ट में क्या है कि फिर से आप कुछ नोट्स ले लीजिए। इसको कहा मैंने, ये है आपकी x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4, एक और ले लीजिए अगर आपको लेनी, तो इसको कहा मैंने x5, ठीक है। तो टचिंग पाथ क्या है कि अब यहाँ पर मैं लूप डिज़ाइन करने वाला हूँ, ये एक लूप, ये सेकंड लूप, ये थर्ड लूप, और लूप की बात होगी तो सबसे पहले मुझे फॉरवर्ड पाथ को दिखाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पाथ आपका ये हो गया है, ठीक है। इनके जो ब्रांच गेन है वो मैंने अकॉर्डिंगली लिख दिए हैं। और अगर ये मेरा फीडबैक लूप है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये आप देख रहे हैं। तो ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप है आपका और ये
तीसरा लूप है आपका। तो आई होप अब आपको ये बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो मैं टचिंग पाथ की अगर बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखेंगे कि ये आपका फॉरवर्ड पाथ है, ठीक है, ये जो है आपका फॉरवर्ड पाथ है, यानी कि x1 से x5 तक का फॉरवर्ड पाथ है, और ये लूप जो है ये इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि अगर किसी भी लूप में, ठीक है, अगर किसी भी लूप में और फॉरवर्ड पाथ में, ठीक है, कॉमन नोड होती है तो उसे हम कहेंगे टचिंग पाथ। अब आप यहाँ पे देखें, इस लूप की अगर मैं बात करूँ तो इस लूप में ये और ये कॉमन नोड है और फॉरवर्ड पाथ में भी यही कॉमन नोड है, तो इसलिए मैं कहूँगा ये टचिंग पाथ है। सेम केस इसके लिए होगा और सेम केस इस लास्ट वाले लूप के लिए होगा, तो ये सब कहलाएंगे आपके टचिंग पाथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो है नॉन टचिंग। तो नॉन टचिंग लूप्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो नॉन टचिंग लूप्स क्या होंगे आपके, एक फिगर से समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, ये मेरी नोड्स हैं, इन नोड्स को मैंने कहा है x1, ये x2, ये x3 और ये x4। ठीक है, अब ये में कुछ पाथ, फॉरवर्ड पाथ भी हो सकते हैं और फीडबैक पाथ भी हो सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं एक पाथ, आप ये देखिए, एक ये है, उसी के साथ साथ एक ये है आपका। अब यहाँ पर आप किसी भी लूप को नॉन टचिंग कब कहेंगे, जबकि उनके बीच में कोई भी कॉमन नोड ना हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि एक लूप हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया x1, x4 एंड x1, x1, x4 एंड x1। दूसरा लूप आपके पास क्या है, x2, x3, फिर x2 पर ही वो टर्मिनेट हो रहा है। तो इन दोनों ही लूप में आप देखेंगे तो कोई भी कॉमन नोड नहीं है। इसकी नोड जो है वो एक ये है और एक ये है। फर्स्ट वाले लूप की जो सेकंड लूप है आपका, उसकी नोड्स हैं x2 और x3। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है, इसीलिए इनको हम कहेंगे नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना है। अगर मैं टचिंग लूप्स की बात करूं तो वो इस एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको यहाँ से टचिंग लूप का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो टचिंग लूप्स क्या है कि अगर मान लिया किसी भी, अब जैसे इन दो लूप को आप लीजिए, एक ये लूप और एक ये लूप, इन दोनों के बीच में एक कॉमन, एक या एक से ज़्यादा कॉमन इनके बीच में अगर कोई भी नोड है तो उसे हम कहेंगे टचिंग लूप्स। तो अब यहाँ पर ये वाला लूप और ये वाला लूप टच हो रहा है क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन नोड है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको टचिंग लूप्स। और नॉन टचिंग इसमें क्या हो गए कि अगर ये वाला लूप और लास्ट वाला लूप, इनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टचिंग लूप्स। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आप अगर रिपीट हो गया और यहाँ पर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और टर्म है, उसे कहते हैं हम लूप गेन। ठीक है, तो लूप गेन भी वही है, बिल्कुल ईजी है कि आप अगर ये सपोज कीजिए कोई हमारा फॉरवर्ड पाथ है x1 से लेके x4 तक का, और ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, ये मेरा कोई लूप है मेरा x2, x3, और ये मेरा फीडबैक लूप है, इसे मैंने कहा है x5, यानी कि यहाँ पर एक अगर नोड है मेरी। ठीक है, तो x5 नोड है और ये लूप है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक L2 है, ठीक है, और यहाँ से x5 से लेके x2 तक जो ब्रांच गेन है वो 1 है। तो मैं बात कर रहा हूँ, अब एक लूप को मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपका जो लूप है वो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, x2 से गए आप x3 पर, उसके बाद फिर यहाँ से x3 से गए x5 पर, ठीक है, x5 से फिर गए x2 पर। तो लूप गेन क्या है कि अगर आपका पूरा एक लूप है, ठीक है, तो इसमें जैसे हमने पाथ गेन के बारे में बात की थी, तो जो भी इसमें आपका ब्रांच गेन आ रहा है उनका सबका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ब्रांच गेन क्या आ रहा है आपका यहाँ पर, अगर ये L2 है, ये L1 है आपका, तो L1 इंटू L2, तो ये आपका कहलाएगा लूप गेन। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें समझ लीजिए, वो है आपका डमी नोड्स। ठीक है, डमी नोड जैसे कि नाम से पता लग रहा है डमी नोड लगानी है। तो डमी नोड क्या है, सपोज ये वाला आप लूप ले लीजिए, तो अगर इसके मैं इनपुट पर, ठीक है, इसको मैं अगर x0 कहता हूँ, अगर इसके इनपुट पर और इसकी
आउटपुट पर या इसकी आउटपुट पर अगर मैं कोई भी एक नोड कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन इसका गेन अगर 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, समझ रहे हैं? या तो इनपुट पर अगर ये इनपुट थी, ये आउटपुट थी, इनके इनपुट पर मैंने एक नोड कनेक्ट कर दी, लेकिन उसका लूप गेन क्या है, ये सॉरी जो उसका ब्रांच गेन है वो 1 है, यहाँ पर भी 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है। तो पूरे जो सिस्टम है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, या कह लें कि ट्रांसफ़र फंक्शन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कंडीशन है या तो इनपुट पर हो या आउटपुट पर हो, बीच में नहीं आप ऐड कर सकते, अदरवाइज़ पूरा ही ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो बस यही कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, आप इनको बार बार देख लीजिए, नोट भी करिए, ताकि आपको जब ये न्यूमेरिकल में आएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि कितनी इजीली आप इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गेट लेवल के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है और मोस्टली ये 2 मार्क्स में ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, कुछ रूल्स हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ अलजेब्रा के। तो रूल्स भी बहुत सिंपल्स हैं, यानी कि कुछ बेसिक रूल हैं जो आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक है एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या है, बहुत सिंपल है कि सपोज कीजिए ये आपकी कोई नोड है, ठीक है, इस नोड पर आपकी काफ़ी सारी नोड्स आ रही हैं, ठीक है। ये है आपकी x1, ये है x2, ये है x3 और ये है x4, ठीक है। और इनके गेन जो हैं, ब्रांच गेन वो 5 है, एक का 4 है, एक का 2 है, या -2 कर दीजिए। तो ये एडिशन रूल क्या कहता है कि जो x4 होगा आपका, वो होगा आपका 5x1 के, ठीक है, प्लस 4x2 के -2x3, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम वही रूल है जो आप पहले पढ़ गए होंगे कहीं ना कहीं। तो ये है कि अगर इस वाली नोड पर आपके इन बाकी नोड्स से कुछ इनकमिंग आ रही है, यानी कि ब्रांच इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग आ रही है और ये भी इनकमिंग आ रही है, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपका जो ब्रांच का गेन है उसके अकॉर्डिंग आप सबको पॉजिटिव यानी कि एडिशन कर सकते हैं, इसी के लिए हम इसको एडिशन रूल भी बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो रूल नंबर 2 है उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन रूल। ट्रांसमिशन रूल क्या है, ये भी आप समझ लीजिए एक तरीके से, इसका उल्टा ही आप समझ सकते हैं कि अगर ये एक मेरी ब्रांच है x1, ठीक है, ये है आपकी x2, ये x3, ये x4, ठीक है, ये सारी आउटगोइंग ब्रांच है, ये वाली है x2 भी, x3 भी और x4 भी, ठीक है। और ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अगर तो इस केस में आप देखेंगे कि हर एक ब्रांच जो है वो इस नोड को छोड़ रही है, तो इस केस में x2 = क्या होगा, 5x1 होगा। इजी है ना, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आउटपुट नोड से क्या है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। और उसी तरीके से x3 के केस की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 4x1। इसी तरह x4 के लिए हम करेंगे तो हो जाएगा 3x1। तो आपने देखा यहाँ पर मतलब एक ये नोड थी, इनपुट नोड, ठीक है, और इसी के बाद में x2 x3 आपकी आउटपुट नोड है। तो हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन रूल। और इसके बाद एक और रूल है, वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। तीसरा एक और है आपका, वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, वो तो बिल्कुल इजी है, मैं आपको पहले बता दिया है। ये अगर आपकी नोड्स हैं और इनके जो ब्रांच गेन है वो A B C हैं, ठीक है। तो अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 2 ही नोड लगा दी मैंने, x1 और x4, और जो इनके बीच का ब्रांच गेन था उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि A B और C। तो x1 x4 और A B C इनके बीच का, तो ये इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो आई होप ये आपको सभी रूल्स क्लियर हुए होंगे। उसके बाद है आपका मेसन्स गेन फार्मूला, ठीक है। तो मेसन्स गेन फार्मूला की अगर आपको बात करें तो अगर आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ का आप यूज़ कर रहे हैं और आपको ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है तो आपको ये फार्मूला यूज़ में लेना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या होता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है ओवरऑल, जिसको हम TF से भी डिनोट करते हैं, वो आपका वही है CS/RS, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। और जो उसके लिए मतलब बताता है, ये होता है 1/del सिग्मा
सिग्मा है ये पी आई इंटू डेल आई, ठीक है। और यहाँ पर जो नोटेशंस हैं उनका मतलब है कि आई का मतलब है कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड पास, कितने फॉरवर्ड पास हैं। ये जो बेसिकली टर्म्स है ये आप यहाँ पर समझते रहिए, क्योंकि ज़्यादा बेहतर तरीके से ये आपको जब इसके से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहीं पर क्लियर होंगी, ठीक है। और पी आई क्या है, गेन है ith फॉरवर्ड पाथ का, ये भी आपको वहीं पर पता लगेगा। डेल क्या है, सिस्टम डिटर्मिनेंट है, और डेल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो होता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स इंक्लूडिंग सेल्फ लूप गेन्स, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल लूप्स होंगे वो कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स, जो नॉन टचिंग लूप्स 2 को हमें लेना है उनका सम आएगा यहाँ पर, माइनस सम ऑफ ऑल गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है, यहाँ पर वो आएगा। अगर हम बात करें उसको कैसे लिखेंगे तो होगा डेल इज इक्वल टू 1 माइनस P11 प्लस P21 प्लस ऐसे ही, और ये आएगा P12 प्लस P22 प्लस P32 आएगा यहाँ पर, ठीक है, P32। और इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 2 क्यों आ रहा है लास्ट में नोटेशन, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लूप ले रहे हैं जो 2 नॉन टचिंग है, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से आपके 2 नॉन टचिंग लूप्स को, ठीक है। उसी तरीके से माइनस आएगा P13 प्लस P23 प्लस P33, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 3 नॉन टचिंग लूप्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और डेल आई क्या है आपका, जो आपने यहाँ पर डेल आई लिया है, डेल आई क्या है, वैल्यू है डेल की, जिसके लिए जो ग्राफ है, जो पार्ट ऑफ ग्राफ है वो टच नहीं कर रहा है आपके ith फॉरवर्ड पाथ को। यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ ये थियोरेटिकल है, आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा, यानी कि हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे वहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर होता चला जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से आपके हमें पता लगता है आपको पसंद आ रहा है नहीं, और नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं हमारे लेक्चर से आपको मिलते रहें तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतना ही उनके लिए भी होगा। और फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए, वहाँ पर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू।